सोचिए, जिस पुलिस के कंधे पर आपकी, हमारी, पूरे समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर वही वर्दी हैवान बन जाए तो कोई आम नागरिक मदद की गुहार लगाने किसके पास जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। वही गोरखपुर जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है। वही उत्तर प्रदेश जहां की सरकार दिन रात भयमुक्त प्रदेश और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ढोल पीटती है। लेकिन इसी गोरखपुर के जिला अस्पताल से 10 साल की एक मासूम बच्ची गायब होती है और 48 घंटे बाद उसकी लाश राप्ती नदी के त्रिमुहानी पर पुल के पास मिलती है। और सबसे दर्दनाक और शर्मनाक बात क्या है जानते हैं? उस मासूम को अगवा करने वाला, उसके साथ दरिंदगी करने वाला और फिर पकड़े जाने के डर से उसका गला घोटने वाला कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की यूपी 112 आपातकालीन सेवा का एक ऑन ड्यूटी सिपाही निकला। आज बात करेंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की, पुलिस महकमे के काले इतिहास की और उस राजनीतिक माहौल की जहां आने वाले चुनाव से ठीक पहले कानून व्यवस्था के दावों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देख रहे हैं अर्नब। तारीख थी 28 जुलाई की रात। आजमगढ़ का एक रहने वाला गरीब परिवार जो पिछले 4 साल से गोरखपुर में रहकर जीवन यापन कर रहा था, संकट में था। परिवार के मुखिया रिंकू शर्मा जो पेशे से एक ई रिक्शा चालक है, उनकी बड़ी बेटी गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती थी। 28 जुलाई की रात करीब 9 बजे रिंकू शर्मा की 10 साल की मासूम छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन के लिए घर से खाना लेकर अस्पताल पहुंची थी। खाना देने के बाद वो मासूम अस्पताल से बाहर निकली ताकि अपने घर वापस लौट सके, लेकिन वो घर कभी नहीं पहुंची। जब रात बीत गई और बच्ची घर नहीं लौटी तो परेशान परिवार ने हर जगह उसे तलाशा। अगली सुबह यानी 29 जुलाई को पिता रिंकू शर्मा ने कोतवाली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अपहरण की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जब जिला अस्पताल और अस्पताल के आसपास के इलाकों के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया तो उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी में साफ दिखाई दिया कि एक शख्स पुलिस की वर्दी पहने हुए एक मोटरसाइकिल पर उसे मासूम बच्ची को बिठाकर ले जा रहा है। जांच अधिकारियों ने मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर से पता निकाला और जब सच सामने आया तो पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। गाड़ी का नंबर यूपी 112 यानी आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा में तैनात कांस्टेबल अभिषेक यादव का था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभिषेक यादव 28 जुलाई की रात अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वर्दी में ही था। उसने जिला अस्पताल के पास उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बिठाया, उसे सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर अपनी करतूत छिपाने के डर से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने शव को राप्ती नदी में फेंक दिया। गुरुवार की सुबह पुलिस ने आरोपी कांस्टेबल अभिषेक यादव को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर राप्ती नदी के चियूटिहा पुल के पास से मासूम की बच्ची का शव बरामद कर लिया। अब जरा इस आरोपी सिपाही के ट्रैक रिकॉर्ड सुनिए। यह पहली बार नहीं था जब अभिषेक यादव ने खाकी को दागदार किया था। अभिषेक यादव 2018 बैच का कांस्टेबल है। जांच में पता चला कि इस पर पहले से ही बलात्कार और फर्जीवाड़े के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और यह जेल की हवा भी खा चुका है। इतना ही नहीं, जनवरी 2025 में एक बंगाली महिला के साथ बदसलूकी के आरोप में भी इसे सस्पेंड किया गया था, लेकिन न जाने किस मेहरबानी के चलते सितंबर 2025 में इसे वापस बहाल कर दिया गया और यूपी 112 जैसे संवेदनशील ड्यूटी पर लगा दिया गया। इन सबके बीच गुरुवार दोपहर जब पुलिस की टीम आरोपी अभिषेक यादव के मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ और अस्पताल के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। उग्र लोगों ने पुलिस कस्टडी में ही आरोपी सिपाही पर हमला बोल दिया और उसकी पिटाई कर दी। पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे उसे बचाकर वहां से निकाला। गोरखपुर के एसएसपी कौस्तुभ ने इस घटना को बेहद दुखद और अक्षम्य बताया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कांस्टेबल अभिषेक यादव के खिलाफ बर्खास्तगी यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस की विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उस पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 जो कि हत्या के आरोप पर लगती है, उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत भी कार्रवाई करने की तैयारी है। यहाँ एक और कड़वा सच याद दिलाने जैसा है। यूपी 112 वही सेवा है जिसके तहत 2019 में यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट एस्कॉर्ट सर्विस शुरू की थी कि अगर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई महिला अकेली या असुरक्षित महसूस करे तो 112 पुलिस उसे सुरक्षित घर छोड़ेगी। लेकिन जरा सोचिए, जिस 112 की गाड़ी सुरक्षा के भरोसे देने के लिए बनी थी, उसी का सिपाही एक मासूम को अपनी दरिंदगी का शिकार बना लेता है। बहरहाल ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था की सड़न को दर्शाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आंकड़े भी यही बता रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बच्चों यानी नाबालिगों के खिलाफ अपराध के कुल 18,852 मामले दर्ज किए गए।
इस दौरान रेप के 3,516 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं साल 2024 के दौरान कुल 3209 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े पॉक्सो यानी पॉक्सो एक्ट के तहत राज्य में 8,087 मामले दर्ज किए गए। अब इन आंकड़ों को देखिए और सोचिए कि ये कैसा समाज है और ये कैसा भयमुक्त यूपी है और कैसी व्यवस्था है। इन सबके बीच आने वाले कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। चुनाव रैलियों से लेकर बड़े होर्डिंग्स तक पार्टियों का सबसे बड़ा दावा होता है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और भयमुक्त वातावरण। लेकिन सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने गृह जिले गोरखपुर के जिला अस्पताल के बाहर से एक मासूम सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता किस पर भरोसा करे? जो सिपाही पहले से रेप और जालसाजी के केस में जेल जा चुका हो, जो पहले से सस्पेंड हो चुका हो, उसे दोबारा बहाल करके जनता के बीच सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात किसने किया? क्या पुलिस महकमे में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज नहीं बची है? बहरहाल कानून तो अपना काम करेगी ही। अभिषेक यादव को सख्त से सख्त सजा भी मिलेगी, लेकिन इस घटना ने उन दावों को हवा निकाल दी है जो कागजों पर तो बड़े बड़े बुलंद दिखते हैं, लेकिन जमीन पर एक 10 साल की बच्ची की जान तक नहीं बचा पाते। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे दागी पुलिसकर्मियों पर शुरुआत में ही सख्ती एक्शन लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और देश और प्रदेश की तमाम बेबाक खबरों के लिए बने रहे एयरनाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,